नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। खास खबर खास नजर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्यूज रूम से अभिषेक और आज हम प्रमुख 4 मुद्दों पर बात करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करेंगे कोरोना को लेकर। कोरोना महामारी ने 2 देशों की, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। अब वैज्ञानिकों ने नई खोज की है जिसके अनुसार समुद्र में ऐसे 5,500 से ज्यादा वायरस है जो आने वाले समय में हमारे लिए समस्या बन सकते हैं। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में रामनवमी के समय खरगोन में जो दंगे हुए हैं उसको लेकर कहीं ना कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ जहां प्रशासन की जो सुरक्षा प्रणाली है उसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, तो वे दिग्विजय सिंह के ट्वीट ने भी बवाल मचा दिया है। दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया था उसमें कुछ त्रुटियां निकलकर सामने आई है, जिसके बाद दिग्विजय के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। इसके अलावा अगर आगे बात करें तो अब अल्पसंख्यकों ने जो हिंदू कार्यक्रम होते हैं उसको लेकर आपत्ति जताई है और कांग्रेस इसको लेकर कहीं ना कहीं असमंजस में नजर आ रही है। रमजान और दूसरे त्योहारों के बीच में उलझ कर रह गई है। और सबसे आखिर में बात करेंगे, एक बड़ी दिलचस्प कहानी निकलकर सामने आई है। पुरुषों के द्वारा जो शादी की जाती है, जो संख्या होती है शादियों की, वो काफ़ी बढ़ गई है। उसको लेकर एक खास रिपोर्ट है जो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। कोरोना वायरस के कारण नेपाल और जो व्यवस्था है, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। दोनों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ गई क्योंकि कोरोना काल में 2 सालों तक पर्यटन की जो पूरी व्यवस्था थी वो चरमरा गई, जिसके चलते श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो गई है। जबकि बात करें नेपाल की, तो नेपाल भी बुरी तरीके से कर्ज के तले दब गया है और ऐसे में हालात काफ़ी बिगड़ गए हैं। और ऐसे में अब वैज्ञानिकों ने दावा किया है कोरोना के अलावा भी ऐसे 5,500 वायरस है जो समुद्र में पाए गए हैं और ये वायरस आगे जाके घातक हो सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया में कोरोना की चौथी लहर की आहट हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भी दुनिया भर में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर आगाह किया है। उन्होंने कहा, महामारी अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि दुनिया भर में रोजाना 15 लाख से भी अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। नए वेरिएंट की वजह से पूरे यूरोप में एक नई लहर फैल रही है। एशिया भी इससे अछूता नहीं है। गुटेरस ने ये बातें कोरोना महामारी से बचाव को लेकर शुक्रवार को हुए ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन की एक समिट में कही। उन्होंने दुनिया भर की सरकारों और फार्मा कंपनियों से हर जगह वैक्सीन पहुंचाने की अपील की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कई देशों में महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे ज्यादा मौतें देखी जा रही हैं। कोरोना के अब तक 49 करोड़ से अधिक मामले सामने आए। दुनिया भर में 61 लाख से अधिक लोगों की कोरोना से मौत हुई। दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, वियतनाम, इटली में केस बढ़े। दक्षिण कोरिया में 20,58,000, जर्मनी में 13,71,000, फ्रांस में 9,59,000, वियतनाम में 7,96,000, इटली में 4,86,000 साप्ताहिक केस सामने आए। अमेरिका में 4,435, रूस में 2,357, दक्षिण कोरिया में 2,336, जर्मनी में 1,592 और ब्राजील में 1,436 कोरोना से मौतें हुई। कोरोना ठीक होने के बाद भी उसके कुछ न कुछ लक्षण शरीर में रह जाते हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट में पता चला है कि कोरोना की वजह से आंखों में धुंधलापन और ड्राई आईज से जुड़ी समस्याएं बनती जा रही हैं। हाल ही में चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में कहा है कि कोरोना से जूझ चुके 20% लोगों की आंखें सूख रही हैं। रिसर्चर्स ने कोरोना से रिकवर हुए 228 मरीजों की जांच 1 से 3 महीने के बीच की। इन मरीजों के हेल्थ रिकॉर्ड्स की तुलना 109 स्वस्थ लोगों से की गई। इसमें पाया गया कि कोरोना की चपेट में आने वाले हर 5 में से एक इंसान को ड्राई आइज की बीमारी के लक्षण होते हैं। साथ ही उन्हें धुंधलापन, आंखों का गिरना, लाइट से सेंसिटिविटी और आंखों में सूजन भी हो सकती है। ड्राई आइज से कैसे बचें? तेज हवा, धुआं और सीधे आंखों में हवा लगने से बचें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। हवा में नमी बनाए रखने के लिए ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें। डॉक्टर से पूछकर आंखों की सिकाई करें। ये तो थी कोरोना और उससे जुड़ी समस्याओं की बात। अब बात उसकी जो भविष्य के लिए बड़ा खतरा बनता नजर आ रहा है। वैज्ञानिकों ने समुद्र में 5,500 नए वायरस खोज निकाले हैं। अमेरिका की ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का कहना है कि कोरोना की तरह ये भी आरएनए वायरस है। चिंता वाली बात यह है कि खोजे गए वायरस भारत के अरब सागर और हिंद महासागर के उत्तर पश्चिमी इलाकों में भी मौजूद हैं। इस स्टडी को हाल ही में साइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। वायरस ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने दुनिया के सभी समुद्रों के 121 इलाकों से पानी के 35,000 सैंपल्स लिए,
जांच में उन्हें लगभग 5,500 नए आरएनए वायरस का पता चला। ये 5 मौजूदा प्रजातियों और 5 नई प्रजातियों के थे। रिसर्चर मैथ्यू सुलिवान का कहना है कि सैंपल्स के हिसाब से नए वायरस की संख्या काफी कम है। हो सकता है कि भविष्य में लाखों की संख्या में वायरस मिले। क्या है आरएनए वायरस? वह वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल राइबोन्यूक्लिक एसिड है। आरएनए वायरस खुद को रिप्लिकेट नहीं कर सकते। इससे होने वाली बीमारियां कोरोना, इबोला, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ई, सी, पोलियो आदि हैं। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि ये रिसर्च खास आरएनए वायरस को लेकर हुई है, क्योंकि डीएनए वायरस के मुकाबले वैज्ञानिकों ने इन पर स्टडी कम की है। सुलेवान के मुताबिक आज हमें केवल उन्हीं आरएनए वायरस के बारे में पता है जिन्होंने दुनिया को मौत के खतरे में डाला है। इनमें कोरोना, इन्फ्लुएंजा और इबोला वायरस शामिल हैं। इसलिए भविष्य में नई बीमारियों से बचने के लिए हमें पहले से तैयार रहना जरूरी है। वहीं रिसर्च में टाराविरिकोटा, पोमीविरिकोटा, पैराजेनोविरिकोटा, बामोविरिकोटा और आर्किटीविरिकोटा नाम की 5 नई वायरस प्रजातियां पाई गई हैं। इनमें से टाराविरिकोटा प्रजाति दुनिया के हर समुद्र में मिली है। वहीं आर्किटीविरिकोटा प्रजाति के वायरस आर्कटिक सागर में पाए गए। सुलेवान के अनुसार इकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ये खोज बेहद जरूरी है। यह स्टडी समुद्री क्लाइमेट चेंज की जांच करने वाले तारा ओशियंस कंसोर्टियम नाम के ग्लोबल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। क्या होता है डीएनए वायरस? वह वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए वायरस खुद को रिप्लिकेट कर सकते हैं। इससे होने वाली बीमारियां हेपेटाइटिस बी, हर्पीस, चेचक, अफ्रीकन स्वाइन फीवर आदि हैं। दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट खतरा बने हुए हैं। वहीं वैज्ञानिकों के इस दावे ने सभी को सकते में डाल दिया है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर भी सोचने को मजबूर कर दिया है। लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने भी लगे हैं। बहरहाल समुद्र में मिले इन वायरस से कितना और कब तक खतरा रहेगा, ये तो वक्त के साथ पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल वैज्ञानिक वायरस से लड़ने के तरीके खोजते नजर आने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। रामनवमी के दिन पूरा देश जश्न मना रहा था, लेकिन अलग अलग राज्यों में सांप्रदायिक घटनाएं अचानक से बढ़ गई। जहां पश्चिम बंगाल से लेकर अन्य कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं गुजरात में भी देखने को मिली। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के खरगोन में भी हिंसा की घटनाएं हुई, जिसके बाद 3 इलाकों में प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। इन हालातों के लिए जहां एक तरफ विपक्ष सरकार की सुरक्षा व्यवस्था को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो कहीं ना कहीं अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। खरगोन में दंगे के बाद पहले तो दिग्विजय ने कपिल मिश्रा पर निशाना साधा। दिग्विजय ने कहा कि जहां जहां कपिल मिश्रा के पैर पड़े वहां वहां दंगा हुआ। जवाब में कपिल मिश्रा ने भी कहा कि दंगों में मेरा नहीं लेकिन किसी जिहादी का हाथ अवश्य निकलता है। फिर खरगोन दंगों के बाद जब मामा का बुलडोजर चला तो दिग्विजय ने बिना जांच के बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठाए। इसके बाद उन्होंने अपने ट्वीट पे बिहार के मुजफ्फरपुर में रामनवमी के जुलूस के दौरान कुछ युवकों द्वारा मोहम्मदपुर गांव की एक मस्जिद में भगवा ध्वज लगाने का फोटो वायरल कर दिया। दिग्विजय ने ट्वीट के साथ लिखा कि क्या तलवार लाठी लेकर धार्मिक स्थल पर झंडा लगाना उचित है? क्या खरगोन प्रशासन ने हथियारों को लेकर जुलूस निकालने की इजाजत दी थी? दिग्विजय के इस ट्वीट का जवाब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया। चौहान ने अपने ट्वीट में कहा कि धार्मिक स्थल पर युवक द्वारा झंडा फहराने का फोटो मध्य प्रदेश का नहीं है। सीएम ने कहा कि दिग्विजय सिंह का ट्वीट प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र है। सीएम ने चेतावनी दी कि प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया धार्मिक स्थल पर झंडा फहराने का, वो फोटो मध्य प्रदेश का नहीं है। श्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा है, प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की है और मेरे प्रदेश में दंगा फैलाने की कोई साजिश करेगा तो वो कोई भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी प्रतिक्रिया दी है। मिश्रा का कहना है कि दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और भ्रम फैलाया। वो इस तरह के भ्रम फैलाते रहते हैं। नरोत्तम ने कहा कि दिग्विजय ने पहले पाकिस्तान के ब्रिज को भोपाल से जोड़ दिया था, अब बाहर की मस्जिद जिसमें झंडा फहराया जा रहा है उसे मध्य प्रदेश से जोड़कर दिखाया गया।
गृह मंत्री ने दिग्विजय पर वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी भी दी। दिग्विजय सिंह जी ऐसा करते रहे। पहले ब्रिज के बारे में वो पाकिस्तान का ब्रिज भोपाल से जोड़ दिया था। अब ये बाहर की मस्जिद जिसमें झंडा फहराया जा रहा है मध्य प्रदेश से जोड़कर, वो तो लगातार वायरल हो रहा है उनका ट्वीट तो। और इसको मैं वैध विशेषज्ञों से राय ले रहा हूं और वैधानिक कार्रवाई दिग्विजय सिंह पे हो सकती है क्या, इस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। कांग्रेस इस मुद्दे पर बचाव की मुद्रा में दिखाई दी। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने दिग्विजय सिंह का बचाव किया। सलूजा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने ट्वीट डिलीट करके अपनी गलती सुधार दी है। इसके बाद ये मुद्दा खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह से लेकर नरोत्तम मिश्रा तक ने कई बार गलत ट्वीट किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह ने भी कई बार गलत जानकारी दी है। इन पर कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई? हमारे पास तो शिवराज सिंह चौहान जी के प्रमाण है, कई ट्वीट उन्होंने गलत किए। नरोत्तम मिश्रा ने कई ट्वीट गलत करे, वीडी शर्मा जी ने कई ट्वीट गलत करे। ट्वीट यदि कोई भी गलत हो जाता है, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी वीडियो या कोई किसी को फॉरवर्ड कर देता है तो वो निश्चित तौर पे कई बार जल्दबाजी में हो जाता है कि उसको पोस्ट कर देता है व्यक्ति, लेकिन यदि डिलीट कर दिया इसका मतलब है कि वो उन्होंने मान लिया कि गलत चीज़ है। और दूसरी बात है कि दिग्विजय सिंह जी अपने बयान पे कायम रहते, उस वीडियो फोटो पे कायम रहते तो निश्चित तौर पे FIR कराओ या विरोध करो। जब उनने उस सामग्री को ही हटा दिया है तो बात ही खत्म हो जाती है, मुद्दा ही खत्म हो जाता है। दिग्विजय सिंह के बयान अतीत में भी विवाद पैदा करते रहे हैं। हिंदुत्व को लेकर उनकी बयानबाजी हमेशा विवाद का कारण बनी। संघ परिवार पर भी उन्होंने कई बार विवादास्पद बयान दिए। इससे पहले भोपाल के एक ब्रिज में दरार आने के बाद दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान के ब्रिज का फोटो ट्वीट कर दिया था। अब उन्होंने बिहार की मस्जिद का फोटो ट्वीट किया है। सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह बगैर शोध और सबूत के फोटो कैसे जारी कर देते हैं। दिग्विजय की इस तरह की कार्यवाही कांग्रेस पार्टी के लिए भी परेशानी का सबब बन जाती है। क्या दिग्विजय का सोशल मीडिया मिसमैनेजमेंट का शिकार है या फिर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पूरी छूट दे रखी है? कारण जो भी हो, लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे नेता को संवेदनशील मुद्दों पर जिम्मेदारी से बयानबाजी करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाज टीवी। कांग्रेस में एक और विचित्र स्थिति अब खड़ी हो गई है, जहां एक तरफ कांग्रेस ने हिंदू धर्म से जुड़े हुए तमाम आयोजनों पर पत्र तो जारी किए, लेकिन इस बीच पार्टी के अल्पसंख्यक नेता ही इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद कांग्रेस ने रमजान और महावीर जयंती दोनों के लिए पत्र जारी कर दिए। लेकिन इस बीच एक और समस्या हो गई, कांग्रेस महावीर जयंती पर पत्र जारी करना भूल गई। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया है और कांग्रेस दुविधा में खड़ी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दल 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। खुद को सेकुलरिज्म का अलंबरदार बताने वाली कांग्रेस सत्ता सुख भोगने के लिए अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलती दिख रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश कांग्रेस रामनवमी और हनुमान जयंती जैसे आगामी हिंदू त्योहारों को हर स्तर पर सार्वजनिक रूप से मनाने का ऐलान किया है। पार्टी ने कैडर को बड़ी सभाओं के साथ जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। पार्टी की ओर से जारी इस निर्देश में इसकी घोषणा रविवार को की। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर कांग्रेस राज्य कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सुंदरकांड यानी कि रामचरितमानस का एक हिस्सा और हनुमान चालीसा का पाठ करने की योजना बना रही है। कांग्रेस कमेटी के इस पत्र को लेकर भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आपत्ति दर्ज कराई और सभी वर्गों के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने की मांग की। रामनवमी और हनुमान जयंती के आयोजनों को लेकर पीसीसी के पत्र पर अल्पसंख्यकों की आपत्ति के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी उपाध्यक्ष चंद्र प्रभाष शेखर ने एक और पत्र जारी किया। अब इसमें सभी जिला कांग्रेस कमेटियों से 14 अप्रैल को आयोजित महावीर जयंती और रमजान महीने में रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल होने की अपील की है। इस पत्र में ईद में भी सम्मिलित होने के निर्देश दिए गए हैं। सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी धर्मों के पर्वों को मनाते हैं। तो हम समय समय पर हमारे कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं उनको सर्कुलर भेज के बताते हैं कि हमें ईद भी मनाना है, हमको होली भी मनाना है, हमको दीपावली भी मनाना है, हमको महावीर जयंती भी मनाना है, हमको रमजान का माह चल रहा है उसका भी सम्मान करना है, सभी धर्मों का सम्मान करना है, गुरु नानक जयंती क्रिसमस भी मनाना है। तो ये सर्कुलर उसी की कड़ी में अब इसको राजनीति से जोड़ना या किसी धर्म से जोड़ना गलत है। हम तो सभी धर्मों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, हम धर्म प्रेमी हैं, लेकिन हम धर्म का राजनीति में समावेश नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी धर्म का उपयोग राजनीति के लिए करती है। हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इसलिए हमारे सर्कुलर के अंदर पहले हनुमान जयंती रामनवमी का जिक्र था, अभी महावीर जयंती का भी जिक्र है, रमजान का भी जिक्र है।
तो सभी धर्मों का हम समय समय पर सम्मान करते हैं। भोपाल मध्य से विधायक आरिफ मसूद के विरोध के बाद कांग्रेस ने भूल सुधार किया है, लेकिन कांग्रेस के सुधार पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के इस पत्र पर तंज कसना शुरू कर दिया है। अरे देखिए, डर गए, अब उन्हें लगने लगा, फिर वही तुष्टीकरण पकड़ लिया। और जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता हिंदुओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार से मंदिर में जाकर केवल चुनावी एजेंडे को पूरा कर रहे हैं, उसकी पोल खुल गई है। और निश्चित रूप से कमलनाथ और कांग्रेस के नेता फिर घुटने पर आ गए आरिफ मसूद के सामने और उन लोगों के सामने जिनके वोट पर वो राजनीति करना चाहते हैं। मुझे शर्म आती है कि कांग्रेस धार्मिक आयोजनों को भी राजनीति से जोड़ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। यदि आप मंदिर में, मस्जिद में, रोजा अफ्तारी पार्टी में राजनीतिक एजेंडा लेकर जाओगे तो इससे ज्यादा और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और निंदनीय भी है। रमजान को लेकर ये आदेश ऐसे समय में आया है जब खरगोन कांड को लेकर पार्टी एक स्टैंड लेने में असमंजस में दिख रही है। कुछ नेता सरकार की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं तो कुछ चुप्पी साधे हैं। अब ऐसे में सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस का रवैया पशोपेश भरा नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि रमजान मनाने के इस नए पैंतरे से कांग्रेस अल्पसंख्यक वोटरों को कितना खुश कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। पत्नियों को लेकर आपने अक्सर ऐसा कहते हुए सुना होगा कि भैया हमसे तो एक नहीं संभल रही, लोग दो दो कैसे संभालते होंगे। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने एक या दो नहीं, किसी ने 9, किसी ने 30 तो किसी ने 39 शादियां भी की है। पता चला है एक शोध के अनुसार कि पुरुषों में ये चलन बहुत पहले के समय से देखने को मिल रहा है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। दादी नानी की कहानियों में अक्सर सुनने को मिलता है कि एक राजा की 100 रानियां थी, एक राजा ने 50 शादियां की और आज के समय में कुछ लोग बिना शादी के जीवन बिता रहे हैं तो कोई एक शादी करके भी खासा परेशान रहता है। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो राजसी शौक रखते हैं, जिनके लिए शादियां सोशल स्टेटस का सिंबल है। ताजा मामला ब्राजील के एक मॉडल ऑर्थर ओ उर्सो का है। इस मॉडल ने 9 शादियां कर रखी थी। वो सभी पत्नियों को अपने साथ रखता था, लेकिन पिछले दिनों उसकी एक बीवी ने इस भीड़ भाड़ से परेशान होकर तलाक की घोषणा कर दी। बस इसी बात पर मॉडल का ईगो हर्ट हो गया और वह परेशान रहने लगा। फिर उसने इस समस्या से निकलने की राह खोजी और 2 और शादियां करने की घोषणा कर डाली। इसके बाद मॉडल 10 पत्नियों का पति बन गया। ऑर्थर के मुताबिक 10 पत्नियां रखना उसका पुराना सपना है। हालांकि देश में हिंदू कानून अधिनियम 1955 के तहत एक से अधिक की सुरक्षा के लिए खूबसूरत महिलाओं की फौज हमेशा उनके साथ रहती थी। हालांकि गद्दाफी की लीगली 2 शादियां ही हुई थी, लेकिन सुरक्षा में तैनात लड़कियों से उसके संबंध की बातें भी सामने आती रहती थी। इसी तरह युगांडा के क्रूर तानाशाह ईदी अमीन ने 5 शादियां की थी। इसके अलावा उनके पास एक हरम भी था जहां 30 महिलाएं रहती थी। लड़कियों से घिरे तानाशाह। लीबिया के तानाशाह को थी लड़कियां पसंद। मोहम्मद गद्दाफी ने रखी थी लड़कियों की फौज। गद्दाफी की सुरक्षा करती थी लड़कियां। युगांडा के क्रूर तानाशाह ईदी अमीन ने की 5 शादियां। ईदी अमीन के पास एक हरम था जहां 30 महिलाएं थीं। पुरुषों में शादियों के प्रचलन को लेकर कई रिसर्च भी की गई। ब्रेन फाउंडेशन के ट्रस्टी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सम्राट कार कहते हैं कि आमतौर पर पुरुष ऐसा दिखावे के लिए करते हैं। ज्यादा पत्नियां या गर्लफ्रेंड होने को वे सोशल स्टेटस से जोड़कर देखते हैं। ज्यादा शादियां करके वो दुनिया को अपना मैनेजिंग पावर दिखाना चाहते हैं। हालांकि डॉक्टर कार पुरुषों के इस बर्ताव को बीमारी नहीं मानते, वो इसे पर्सनालिटी प्रॉब्लम कहते हैं। डॉक्टर कार ने यह भी बताया कि आमतौर से महिलाएं एक विवाह तो पुरुष बहुविवाह प्रथा के हिमायती होते हैं। राजाओं के जमाने की बात की जाए तो उन दिनों भी शादियों का खूब प्रचलन था। पहले के जमाने में ही राजाओं ने एक से ज्यादा शादियां की थी।
इजराइल के राजा सुलेमान ने अपने जीवन काल में कई विदेशी राजकुमारियों के साथ विवाह किया था। कहा जाता है कि उनकी 700 पत्नियां और 300 पटरानियां थीं। केन्या के एसेंट्स अकुकू की 100 से अधिक पत्नियां थीं। इसके साथ ही नाइजीरियाई इस्लामी मोहम्मद बैलो ने 86 महिलाओं के साथ निकाह किया था। फारस के दूसरे राजा फतेह अली शाह 158 शादियां करने में कामयाब रहे। वहीं कोलोराडो शहर के वारेन स्टीड ने 80 महिलाओं के साथ शादी की थी। राजा सुलेमान। इजराइल के राजा सुलेमान ने 700 शादियां की। सुलेमान की 300 पटरानियां भी थी। एसेंट्स ओगवेला अकुकू। केन्या के एसेंट्स ने 100 से ज्यादा शादियां की। ओगवेला अकुकू के 160 बच्चे थे। मोहम्मद बेलो नाइजीरियाई इस्लामी मौलवी हैं। बेलो ने 86 महिलाओं से निकाह किया। बेलो के 170 बच्चे भी हैं। फतेह अली शाह फारस के दूसरे राजा थे। फतेह ने 158 महिलाओं के साथ शादी की। शाह के 260 बच्चे और 786 पोते पोतियां थे। वारेन स्टीड। कोलोराडो शहर के वारेन ने 80 शादियां की। स्टीड को 80 शादियों से 250 बच्चे हुए। ये तो चंद लोगों की लिस्ट है जिन्होंने शौकिया शादियां की। इस लिस्ट में कई नाम और भी हैं जिन्होंने कई शादियां की और कई बच्चे भी थे। लेकिन अब सरकार ने कई ऐसे कानून ला दिए हैं जिनकी वजह से शादियों और बच्चों के जन्म में थोड़ी लगाम लगी है। तो खास खबर और खास नगर में आज इतना ही, लेकिन लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।